गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है 25 जून और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है हमारा केरलाम को लेके। केरला ने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है एंड केरला का जो है वो नाम चेंज करने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो नाम जो है खुद ब खुद जो है वो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्या है कि आर्टिकल है स्टेट के नेमिंग को लेके, उसको हम लोग क्या है देखेंगे। फिर एक हमारे पास एंटीडोट के रूप में, क्योंकि हमने देखा भी था कि तमिलनाडु के अंदर क्या है कुछ जो ट्रेजेडी है, यानी कि जो एक तरह का डिग्रेडेड लिक्वर है उसके चलते क्या है इतने लोगों की जो है वो मौत हुई है। तो उसी के लिए क्या है एक एंटीडोट के रूप में क्या है फोमपाइजोल जो है एक ड्रग के रूप में इंजेक्शन जो है इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी मिथेनॉल पॉइजनिंग वगैरह है उनको दिया जाता है। फिर एक यूएपीए ट्राइब्यूनल के बारे में हमें देखना है। फिर है कॉफी बोर्ड, उसका जिक्र है। एंड रिसेंटली हम देख रहे हैं कि श्रीनगर को क्या है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग जो है वो मिला है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, उसका क्या ही सिग्निफिकेंस है, इसको हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे क्या है इंडियन हिमालयन रीजन पे कंटिन्यूअसली क्लाइमेट से जो है सॉरी नेचर से हम कह सकते हैं कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, कि लार्ज स्केल पे डिफोरेस्टेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसके कारण ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमारा जो हिमालयन रीजन का बेल्ट है वो ऑलरेडी क्या है डिस्टर्ब है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। अब उस पर हम डेवलपमेंट के नाम पे, जहाँ पे मतलब कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि भाई 4 लेन जो है वो हम रोड बना रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि वहाँ पे इतने ज्यादा लोग जो है वो जा रहे हैं टूरिज्म के नाम पे। तो असल में अगर हम देखें तो यहाँ पे बात किया गया है इस आर्टिकल के अंदर कि रिवर्स और फॉरेस्ट की भी तो अपने राइट्स है कि भाई उनको जो है वो डैमेज जो है वो ना किया जाए। तो इसी से रिलेटेड जो है आर्टिकल जो है आज के पेपर के अंदर आया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। ग्रेट निकोबार जो है प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। पेसा एक एक्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर ब्रह्मोस जो है वो कौन सा मिसाइल है हमारा, तो हम देखते भी है कि क्रूज मिसाइल है, ठीक है। फिर रिसेंटली क्या है कि जेपी नड्डा साहब को राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस जो है वो चुना गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक जेन आई है, जेन एआई या जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, जहां पे क्या है यूजिंग वेरियस अदर हम कह रहे हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया। तो चैट जीपीटी है तो वो एक तरीके से हमारा क्या हो गया कि उसके थ्रू हम कुछ चीजों को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो म्यूजिक हम जनरेट कर रहे हैं या कोई कोई हम लेटर जनरेट करते हैं, तो उसी का यूज जो है वो लॉ के भी अंदर जो है या लॉ फर्म्स जो है वो काफी हद तक जो है वो यूज कर रहे हैं, या उसका जो है वो फायदा हमें देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से। हमारा सबसे पहला जो न्यूज है वो केरला को लेके है कि केरला का जो हाउस है वो क्या है एक रेजोल्यूशन पास किया है कि केरला का जो नाम है वो बदल के केरलाम जो है वो कर लिया जाए। अब नाम बदलने का जो राइट है या उससे रिलेटेड आर्टिकल आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 3 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है एक रेजोल्यूशन पास करके अपने रेस्पेक्टिव असेंबली के अंदर जो नेम है उसको चेंज कर सकती है, लेकिन उस नेम को क्या है फिर उस पर असेंट अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट साहब जो है वही देंगे, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो एक तरीके से प्रोपोज्ड बिल नेम चेंज करने को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेफर करती है, फिर फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेंगे तो करेगा, तो उसके बाद से क्या है प्रेसिडेंट साहब जो है वो असेंट देंगे। अगर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर उस प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो वो वहीं पे क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना कोई अधिकार नहीं है कि खुद ब खुद वो नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही हमको देखना था, बस आर्टिकल 3 याद रखना है। और दूसरा चीज क्या है स्टेट में अपना कोई भी अथॉरिटी नहीं है नाम चेंज करने के लिए ऑन देयर ओन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमने देखा भी कि फोमपाइजोल जो है एक इनहिबिटर है ऑफ द अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड मिथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। तो जो हुच ट्रेजेडी है उसमें एक ड्रग है फोमपाइजोल। तो फोमपाइजोल जो है याद रखना ये अल्कोहल या हुच एल्कोहल, हुच की हम बात करते हैं यानी कि डिग्रेडेड जो है पुअर क्वालिटी लिक्विड जिसमें मिथेनॉल वगैरह मिलाया जाता है, तो उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए एक्ट कहते हैं, जो कि 1967 में है। क्या है कि जो यूएपीए ट्राइब्यूनल है उन्होंने एक तरीके से क्या है एक नोटिस इशू किया है एलटीटीई को, जो कि एलटीटीई जो है हमारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो उनको नोटिस इशू किया है और बोला उनसे पूछा है कि भाई आपको जो है हम अनलॉफुल जो है वो डिक्लेयर किए हैं, तो ये क्यों ना करें, मतलब क्योंकि एलटीटीई जो है वो इन्हीं एक्टिविटीज में जो है टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो यूरोपीय ट्राइब्यूनल ने एक तरीके से उनसे नोटिस देकर पूछा है कि भाई आपको हम जो है वो अगर अनलॉफुल डिक्लेयर किए है तो वो क्यों ना करें, ठीक है। आप ही बताओ कि क्यों ना करें, क्योंकि आपकी एक्टिविटी जो है वो ऐसी ही है। तो यहाँ पे एक्ट जो है हमारा बस ये ध्यान में रखना है, यूएपीए 1967 का एक्ट है which is aimed at prevention of unlawful activities association in India। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव इज डीलिंग विद एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। इट इज आल्सो नोन एज एंटी टेरर लॉ। तो यूएपीए को सिंपल हम एंटी टेरर लॉ जो है वो कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आज ही अगर हम देखें तो एक वर्चुअल मीट हुआ है कॉफी बोर्ड का। यहाँ पे कॉफी बोर्ड आया, इसलिए कॉफी बोर्ड को मैंने यहाँ पे न्यूज में लिया है। तो कॉफी बोर्ड है क्या, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी मतलब एक एक्ट से बना है, ठीक है। और ये एक्ट कौन सा है 1942 का कॉफी एक्ट है। इसी के सेक्शन 4 से क्या है ये बोर्ड का फॉर्मेशन जो है वो किया गया है। इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है इसी के अंतर्गत अंतर्गत अगर हम देखें तो कॉफी बोर्ड जो है वो काम करता है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भाई 33 मेंबर्स है, जिसमें चेयरपर्सन भी जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ टाइप के पोस्ट पे जो है वो रहते हैं। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बैंगलोर के अंदर जो है वो स्थित है। मेन फोकस अगर हम देखें तो मेन फोकस है कि कॉफी से रिलेटेड रिसर्च, उसका एक्सटेंशन,
डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटरनल प्रमोशन फॉर कॉफी, कि कितना हद तक क्या है पैदावार कॉफी का हो सके। और दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कॉफी को कहाँ कहाँ पे यूज जो है, मतलब उनका कितना ज्यादा हम क्या है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको सेल आउट जो है वो उनकी मार्केटिंग पूरी स्ट्रैटेजी जो है उसको तय करना एक तरीके से कॉफी बोर्ड का जो है वो काम होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने बोला भी कि श्रीनगर को क्या है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग जो है वो मिला है, ताकि इससे हेल्प होगा उसको कि ओवरऑल उनका अपना जो इंडिजीनियस क्राफ्ट है उनको वो प्रमोट कर सके। तो यहाँ पे श्रीनगर हैज अर्न द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। अब ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल कौन है भाई? तो सिंपली हम कह रहे हैं ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स टू एम्पावर आर्टिसंस एंड सेफगार्ड क्राफ्ट हेरिटेज ग्लोबली। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्या है जो क्राफ्ट्समैनशिप है उसको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए ये काउंसिल जो है वो काम करता है। इसने रिकॉग्नाइज किया अगर हम देखें तो जो इंडिजीनियस या जो लोकल लेवल पे जो क्राफ्टमैनशिप होता है कि उसको प्रमोट करना है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसका फायदा क्या होता है कि जो लोकल हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो क्या होगा, डेवलप होगा। जो इसके कारण क्या है प्रमोशन होगा, तो लोग जो है वो बाहर से आएंगे इन चीजों को खरीदने के लिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि टूरिज्म भी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि रोड चाहिए होगा, होटल्स चाहिए होंगे, ठीक है, रिजॉर्ट्स होंगे, मोटेल्स होंगे। तो ये सारे क्या है ये ओवरऑल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर हम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की बात करें तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज फाउंडेड in 1964 to promote fellowship, foster economic development through income generating craft related activities, organize exchange programs, workshops, conferences, seminars and exhibitions, and in general to offer encouragement, help and advice to the craft portion of the world। तो बेसिकली क्या है कि इनका काम क्या है, वर्ल्ड वाइड क्राफ्टमैनशिप जो है या जो लोकल लेवल पे क्राफ्ट करने वाले लोग होते हैं उनको एक तरीके से बूस्ट करना, उनको एक तरीके से प्रमोट करना, यही इस काउंसिल का जो है वो काम है कि उनको प्रमोट करना, ताकि वो सारी मतलब जो लोकल लेवल पे क्राफ्ट है वो क्या है मतलब खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज को हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है 5 रीजन्स में, जैसे अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एफिलिएटेड है यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने बोला भी कि भाई हिमालयन रीजन में क्या है कि जो इंडियन हिमालयन रीजन है उसमें अननेसेसरी डेवलपमेंट के नाम पे क्या है क्लाइमेट से छेड़छाड़ की जा रही है। जो ओवरऑल जो उस रीजन की ब्यूटी है वो क्या है एक तरीके से डिग्रेड हो रही है। वहाँ पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, वहाँ का लोकल फ्लोरा और फौना जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है ह्यूमन के इंटरवेंशन के कारण, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए भाई, लेकिन असल में क्या है हम इन्वायरमेंट को क्या है डैमेज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें हिमालयन इंडियन हिमालयन रीजन में सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज का पार्ट नहीं समझना, हम कह रहे हैं कौन कौन से स्टेट है हमारे पास। सबसे पहला हम यूटी की बात करें तो यूटी में लद्दाख हो गया, दूसरा अगर देखें तो सेकंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है, थर्ड जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर ये तो पार्ट नेपाल का हो गया। फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें तो सिक्किम है, सिक्स जो है थोड़ा सा पार्ट वेस्ट बंगाल का है जो कि दार्जिलिंग वाला पार्ट हो गया। 7 है अरुणाचल प्रदेश, 8 है नागालैंड हमारा, 9 है असम, ठीक है, 10 है मेघालय, फिर 11 है मणिपुर, 12 है मिजोरम और 13 जो है वो त्रिपुरा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अगर हम देखें तो 13 स्टेट्स जो है वो हमारे हिमालयन रीजन में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश और मतलब जो सिक्किम वाला पार्ट है या जम्मू कश्मीर वही पार्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट का भी मोस्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट है हमारा, लगभग ही हम सारे स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है लगभग प्रेजेंट है हमारे जो हिमालयन रीजन है उसके अंदर। तो बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अननेसेसरी क्या है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम ओवर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा क्लाइमेट जो है वो डैमेज हो रहा है, स्पेशली इन द हिमालयन रीजन, क्योंकि वो पहले से ही क्या है एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का मार जो है वो झेल रहा है वो एरिया या वो पूरा रीजन। अब उसमें क्या हम एक तरीके से और उसको इन्हांस कर दे रहे हैं, मतलब एक्सलेट कर दे रहे हैं प्रोसेस, जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है उसको हमने एक्सलेट कर दिया। क्या क्या चैलेंजेस है हिमालयन रीजन को? तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन, जो हम कर भी रहे कि जो IHR है इट फेसेस एक्सटेंसिव डिफोरेस्टेशन विच डिस्टर्ब्स द डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस। क्योंकि ये रीजन क्या है हमारा, अगर हम देखें तो ये रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लोरा फोना के लिए, और साथ ही साथ ये पूरा रीजन हमारा इतना ज्यादा डेंस, इसमें अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है वो प्रेजेंट है हमारे लिए। हिमालय जो है वो बैरियर का भी काम करता है, प्लस यहाँ पे ग्लेशियर्स भी जो है वो प्रेजेंट है, यहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो असल में ये एरिया डैमेज होगा तो हमारा पूरा रिवर सिस्टम भी जो है नॉर्थ इंडिया का वो डैमेज हो जाएगा। तो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन के नाम पे, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है, अर्बनाइजेशन के नाम पे सॉइल इरोजन हो गया, जो वाटर फ्लो है वो भी क्या है डिस्टर्ब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स होता है, हम हमेशा न्यूज में सुनते हैं कि जगह जगह पे क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो रहा है, फिर जो ग्लेशियर्स है वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट डाउन हो रहे हैं। वेदर पैटर्न भी हमेशा क्या होता है बदलते रहता है, कभी जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है काफी ज्यादा क्या हो जाता है बढ़ जाता है, कभी क्या है ड्राई सीजन आ जा रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। दिस रीजन इज ऑल्सो ससेप्टेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड भी हम देखते हैं कि जो कई बार जैसे उत्तरकाशी या हम कह सकते हैं कि जो रीजन है उत्तराखंड का, मोस्टली वहाँ बादल फटने जिसको फ्लैश फ्लड हम लोग कहते हैं, वो भी क्या होता है आता है। पोअरली प्लान डेवलपमेंट, अब देखो ये एरिया जो है वो कभी भी बने नहीं थे, हिली ट्रैक्स या एरियाज कभी भी नहीं बनते हैं कि यहाँ पे एकदम डेंस पॉपुलेशन रहेगा। तो ओवरऑल अगर जिस समय हम देखें कि जिस समय या नॉर्मल तरीके से लोग जो है वो रहने चाहिए, अब सडन क्या है वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज जो है डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो उतना ज्यादा सस्टेन करने के लिए वो पूरा का पूरा रीजन बना ही हुआ नहीं है इतने लोगों को। तो वहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो अर्बनाइजेशन होगा फिर वो प्लान नहीं होगा, या जो सिटी का एक्सटेंशन होगा वो प्लान नहीं होगा। प्लान नहीं होगा तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से नहीं बन पाएगा, घर जो है वो क्या होगा एक ही जगह कंसंट्रेट करते चले जाएंगे। एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए क्या है हमको डिफोरेस्टेशन लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को हमें मिलेंगी। फिर वहां का अपना ही क्या है कल्चर और इंडिजीनियस नॉलेज था, वो धीरे धीरे क्या है खत्म हो रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है खत्म हो रही है। तो इस
प्रॉब्लम्स को ही क्या है इस आर्टिकल में क्या है एक्सप्लेन किया गया है, और एक तरीके से बोला गया कि भाई हिमालय में अपना रिवर जो है वो बह रहा है, फॉरेस्ट है, तो क्या उनका अपना राइट नहीं है कि वो राइट जो है वो खुद के लिए प्रोटेक्ट हो? तो उनकी राइट्स की जो है वो बात कही गई है इस आर्टिकल में। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा भी कल ही के न्यूज में हमने ग्रेट निकोबार को कवर भी किया गया था, ठीक है, और तो उसी के बारे में हमने वो रीजन को कवर किया था। अब हम देख रहे हैं जो नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है जिसको ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट हम कहते हैं, ये है क्या, ये लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में क्या है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा एट द साउदर्न एंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मतलब अंडमान आइलैंड नॉर्थ साइड में है, साउदर्न में क्या है, हमने कल ही देखा था कि हमारा निकोबार आइलैंड है, उसका भी साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार है, जिसका साउदर्न पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि हमारा इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट क्या है रीजन जो है या पॉइंट लोकेशन हम कहते हैं। इट डेवलप्स इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक ट्रांसशिपमेंट जो है वो पोर्ट को तैयार किया जाएगा, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप डेवलपमेंट, एंड एक जो सोलर बेस्ड और गैस बेस्ड जो है वो पावर प्लांट जिसका कैपेसिटी जो है 450 मेगा वोल्टेज जो है या मेगावाट जो है वो प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या है कंस्ट्रक्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। द प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड आफ्टर अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग व्हिच आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल टू यूटिलाइज द एडवांटेजियस पोजीशन ऑफ द आइलैंड which is approximately equidistant from Colombo in Sri Lanka to the southwest and Port Klang Malaysia एंड सिंगापुर टू द साउथ ईस्ट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नीति आयोग ने एक तरीके से पहले पूरे रीजन को एनालाइज किया कि भाई ये रीजन का क्या ही महत्व है। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजन जो है हमारा ग्रेट निकोबार का, ये कोलंबो से भी नजदीक है, यानी कि श्रीलंका से भी, साथ ही साथ क्या है कि ये मलेशिया से भी नजदीक है और सिंगापुर से भी साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है। अगर हम फीचर्स की बात करें ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की, तो ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन which is ANIIDCO and is proposed to include an international container transshipment terminal that is ICTT, a greenfield international airport। तो मतलब मेनली चीज क्या है इसमें याद रखना है कि ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसके अंदर बनाया जाएगा। इट इज क्लोज टू द मलक्का स्ट्रेट, द मेन वाटरवे दैट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन टू द पैसिफिक। तो हम देखते भी है कि मलक्का स्ट्रेट जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मलेशिया के बगल से जो गुजरता है, तो वो अंडमान निकोबार के थ्रू क्या हम उसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पोर्ट भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो जब पोर्ट बनाया जाएगा तो एक तरीके से यहाँ से क्या है एक्सेस जो है वो चीजों को, मतलब उस जो मलक्का स्ट्रेट है उसको एक्सेस किया जा सकता है। The site for the proposed ICTT and power plant is Galatha Bay on the southeastern corner of Great Nicobar Island where there is no human habitation। तो जो ये जो अगर हम देखें जो ट्रांसशिपमेंट के लिए, कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए पोर्ट बनाया जाएगा वो इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड के गैलिथा बे में, जो कि जो साउथ ईस्टर्न कॉर्नर है वहां पे स्थित है, वहां पे जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर खैर इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो इस आर्टिकल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया कि कैसे पेसा क्या है भाई, हमारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 का, यानी कि जो पंचायत, मतलब पंचायत हम किसकी बात कर रहे हैं, पंचायत लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट। जैसे अगर हम देखें तो 3 लेवल पे हम गवर्नमेंट पढ़ते भी है, एक सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया एंड लोकल लेवल हो गया, जहां म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत की हम बात करते हैं। तो जब लोकल गवर्नेंस की बात करेंगे तो इसी का महत्व दिखाएगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में लोकल लेवल पे क्या है, जो शेड्यूल एरियाज है उनको क्या है कंजर्व किया जाएगा, मतलब कंजर्व करने में उन एरियाज को, फॉरेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वहां के लोकल गवर्नमेंट का है। यानी कि हम बात करें पंचायत का, कि पंचायत या ग्राम पंचायत जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो फॉरेस्ट है उनके अंदर क्या है कि वही जो लोग जो है वो रहते हैं। तो पेसा एक्ट जो है इट वाज इनेक्टेड इन 1996। इट बेसिकली enacted to provide the extension of the provisions of the part 9। अब यहाँ पे पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत टू द शेड्यूल एरियाज, मतलब पेसा एक्ट को एक तरीके से एक्सटेंशन किया गया पंचायत एक्ट का, जहाँ पे पंचायत जो है एक्ट हमारा अगर हम देखें या प्रोविजंस की बात करें जो पंचायत या लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, जो पार्ट 9 का एक्सटेंशन है शेड्यूल एरियाज में, मतलब शेड्यूल एरियाज में उसको एक्सटेंड किया गया। पार्ट 9 कंप्राइजिंग आर्टिकल 243 से लेके 243 ZT ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू म्युनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो पार्ट 9 के अंदर अगर हम देखें तो एक ये है पार्ट 9 है और पार्ट 9 ए हम कह रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सेल्फ गवर्नेंस थ्रू द ग्राम सभास, विलेज असेंबलीज फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरियाज। दूसरा हम कह सकते हैं इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पे अगर लोकल लेवल पे क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोकल्स होते हैं वही क्या है फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो असल में अगर हम देखें तो उनका काफी ज्यादा क्या है योगदान होता है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए या कंजर्व करने के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो वही डिपेंडेंट है और वो उस एरिया को अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो अगर उनको हम लोकल लेवल पे एम्पावर कर देते हैं ये चीज बता के कि भाई आप जो है वो जो माइनर प्रोड्यूस है उनको क्या है यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो टिम्बर की हम बात करें तो टिम्बर की लकड़ी को काटने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो गया, लेकिन नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जैसे मान लो कि कोई लकड़ी गिर रहा है फॉरेस्ट के अंदर तो उसको क्या है उसको तो लेके आ ही सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोड्यूस है जो मेजर प्रोड्यूस में देखे तो जैसे एपीकल्चर हो सकता है, हनी का कलेक्शन हो सकता है, रबर का कलेक्शन हो सकता है, तो ये सारे प्रोड्यूस जो है फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं लोकल लेवल की मदद से। तो यहाँ पे यही बताया गया इस आर्टिकल के भी अंदर कि कैसे पेसा एक्ट जो है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बूस्ट किया, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन में एक तरीके से हमको इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंप्लीमेंटिंग द एक्ट? तो एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, जहां पेसा एम्पावर्स ग्राम सभास टू प्ले अ की रोल इन इंप्रूविंग डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स एंड कंट्रोलिंग ऑल सोशल सेक्टर्स। दिस इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओवर जल जंगल जमीन। तो ये 3 चीज याद रखना, जल जंगल जमीन हम कह रहे हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पेसा एक्ट के थ्रू किया गया है ताकि वहां के लोग जो है जल जंगल और जमीन पे क्या है एक तरीके से उनके रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे मैंने बोला भी कि उसके लिए फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर की हम नहीं बात कर रहे कन्वेंशनल की भाई पेड़ों को काट दो या स्लैश बर्न कर दो फिर जला दो फिर एग्रीकल्चर, ये सब हम नहीं कर रहे। मतलब ट्रीज को या फॉरेस्ट को बिना नुकसान दिए वहां से जो भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स कलेक्ट किया जा सकता है उसको लाया जाता है।
ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो प्रोसेसेस एंड पर्सन हु इंप्लीमेंट पॉलिसीज, मैनेजिंग लोकल मार्केट्स, प्रिवेंटिंग लैंड एलियनेशन, रेगुलेटिंग इंटॉक्सिकेंट्स अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का। प्रिजर्विंग आइडेंटिटी, अब देखो यहाँ पे जो ग्राम सभा है, इट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन। अब देखो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि हर जो ट्राइबल रीजन है अपना वहाँ का कुछ अपना कल्चर है, तो अगर वो क्या है खुद ही मेंटेन रहेगा, खुद ही क्या है गवर्न रहेगा, तो ओवरऑल क्या है कि वहाँ का जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहेगा, कि बाहर का कोई भी क्या है एक्टिविटी या हिंड्रेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस आर्टिकल में यही था, इस आर्टिकल में यही बताया गया है। तो बस ये याद रखना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेसा एक्ट 1996 किस चीज से रिलेटेड है? पंचायत एट द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, उनको एम्पावरमेंट से रिलेटेड, मतलब लोकल गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखो इंडिया ने, मतलब फिलीपींस जो है वो इंडिया का क्या है एक तरीके से डिफेंस इंपोर्टर है, ठीक है। हम जो है वो एक तरीके से वहां एक्सपोर्ट करते हैं अपने जो भी मिसाइल्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और हमने हाल ही में क्या है ब्रह्मोस, अब ब्रह्मोस मिसाइल का क्या है एक तरीके से तीन है, वियतनाम, यूएई और इंडोनेशिया जो है वो कस्टमर है ब्रह्मोस मिसाइल के हमारे। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ना है। ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस एक इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर मिसाइल है जिसका रेंज 290 किलोमीटर जो है वो प्रेजेंट है, एंड इट इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड विद अ टॉप स्पीड ऑफ मार्क 2.8। अब ये मार्क 2.8 है क्या? मतलब लगभग 3 गुना लाइट की स्पीड से क्या है ये ट्रेवल करता है, सॉरी लाइट कह रहे हैं, साउंड की स्पीड से क्या है ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड तो काफी ज्यादा हो जाएगा, साउंड के स्पीड से क्या है 3 गुना लगभग। मार्क हम कह रहे हैं मार्क 1 रहेगा तो साउंड के स्पीड पे, 2 रहेगा तो साउंड से दुगना, 3 रहेगा तो 3 गुना, मार्क 5 रहेगा तो 5 गुना, तो यही हम कहते हैं, ठीक है। तो मार्क जो है वो मार्क 2.8 जो है इसका टॉप स्पीड है, यानी कि साउंड के स्पीड से 2.8 टाइम्स क्या है ज्यादा जो है वो ट्रेवल करता है उस स्पीड पे। अब ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब ये घूमते फिरते जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली टारगेट को हिट नहीं करेगा। टारगेट वाला हिट करने वाला उसको बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग कहते हैं, जैसे कि यहाँ से एक जगह से निकला दूसरी जाके गिरेगा, मतलब ये हवा में क्या है मूव करेगा, ठीक है, और फिर टारगेट को जो है जाके स्ट्रक डाउन करेगा। ब्रह्मोस नेम अगर हम देखें तो 2 रिवर है यहाँ पे, एक है ब्रह्मपुत्र इंडिया में बहती है, दूसरा मोस्कवा जो कि रशिया के अंदर है। तो यहीं से देखो ब्रह्म और एमओएस मोस्कवा का जो कि रशिया के अंदर है, तो इसी को ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं। ये 2 स्टेज मिसाइल है, एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है इन द फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट जो इंजन है वो हमारे सेकंड स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। इट इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल दैट इज इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एयर सी। अब देखो यहाँ पे ये तीनों ही प्लेटफॉर्म से जो है हम इनको लॉन्च कर सकते हैं, समुद्र से भी कर सकते हैं, मतलब सबमरीन से भी कर सकते हैं, लैंड से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट से भी जो है वो इसको लॉन्च कर सकते हैं। मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल है विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी दैट वर्क्स बोथ डे एंड नाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाहे दिन हो या रात हो ये क्या है ये ट्रेवल करता है, और इस ये जो है इसको यूज किया जा सकता है विदाउट, मतलब ये फिक्र किए बिना कि वेदर कंडीशन जो है वो कैसा है, कि अभी बारिश हो रही है, अभी बादल है, अभी बिजली है, अभी धूप है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये उसी एफिशिएंसी के साथ क्या अपने टारगेट को जो है वो हिट करेगा। नेक्स्ट, इट ऑपरेट्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट्स प्रिंसिपल, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। मतलब एक बार क्या है इसको लॉन्च कर दिया गया तो वो गाइड करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद क्या है जो टारगेट है उस पर चला जाएगा। और जैसे हमने बोला भी कि वियतनाम, यूएई और इंडोनेशिया जो है वो अदर देन फिलीपींस हमारे क्या है एक तरीके से कस्टमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर बोला जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल के है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें तो मैंने बताया भी कि भाई जेपी नड्डा साहब को फिर से लीडर ऑफ द हाउस जो है राज्यसभा के अंदर जो है इलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस 2 है, एक है लीडर ऑफ हाउस जो है लोकसभा के अंदर अगर हम देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर है, या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोई भी एक अदर मेंबर ऑफ लोकसभा जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही नॉमिनेट करते हैं, जो कि फंक्शन करता है एज अ लीडर ऑफ द हाउस। अगर हम देखें लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के अंदर, तो लीडर ऑफ अ हाउस राज्यसभा में एक मिनिस्टर है, या कोई भी मेंबर ऑफ राज्यसभा विच इज नॉमिनेटेड बाय द पीएम टू फंक्शन एज सच। मतलब प्राइम मिनिस्टर ही क्या है एक तरीके से नॉमिनेट करेंगे कि कौन से जो है वो लीडर रहेंगे राज्यसभा के, और कौन से लीडर रहेंगे, या तो लोकसभा में वो खुद रह सकते हैं लीडर, या तो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, और राज्यसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर ही क्या नॉमिनेट करते हैं कि कौन जो है लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे। लीडर ऑफ द हाउस अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है टर्म, हाँ रूल्स ऑफ द हाउस के अंदर क्या है ये चीज जो है वो मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉ फॉर्म्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन जो है वो कर रहा है, जहां हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। एंड ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबल ऑफ जनरेटिंग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और अदर डेटा यूजिंग जनरेटिव मॉडल्स ऑफन इन रिस्पॉन्स टू प्रॉम्प्ट्स। मतलब कि काफी हद तक क्या है एक एफिशिएंट या इफेक्टिव जो है वो तरीके से यूज करना। जैसे मान लो कि हमको एक लेटर जो है वो ड्राफ्ट करना है, अब हमने क्या किया कि हमने कुछ भी लेटर वगैरह अपना जो जिस्ट है वो टाइप कर दिया, और इसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक, अगर मान लो कि हम चूज कर सकते हैं कि भाई हमको जो है वो कोड के हिसाब से टाइप करना है, या कोड के हिसाब से स्ट्रक्चर जो है टेम्पलेट यूज करना है, तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो एआई का बहुत ही ज्यादा फायदा है कि एक लेमैन जिसको उतनी टेक्निकलिटी नहीं भी आती है वो भी क्या है चीजों को उतना ही वेल स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। Generative AI models learn the patterns and structure of their input training data and then generate new data that has similar characteristics। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं, एक तो हम एप्लीकेशन देखेंगे एआई का, दूसरा क्या है जो जीआई है यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या क्या कंसर्न है या क्या क्या ड्रॉबैक्स है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आर्ट एंड क्रिएटिविटी में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि एक डीप ड्रीम जनरेटर है which is an open source platform that uses deep learning algorithms to create surrealistic dream like images। ठीक है, तो डीप ड्रीम जनरेटर जो है वो ड्रीम लाइक इमेजेस का प्रोडक्शन जो है वो करता है। फिर एक है DAL E2, ये जो मॉडल है फ्रॉम ओपन एआई जनरेट्स न्यू इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब हम टेक्स्ट को डिस्क्राइब किए कि भाई ऐसा ऐसा, उस हिसाब से क्या है कोई मॉडल जो है वो एक इमेज जो है जनरेट करेगा। म्यूजिक में अगर हम देखें तो म्यूजिशियंस और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को काफी नए नए साउंड और स्टाइल्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। जैसे एक है एम्पर म्यूजिक जो म्यूजिकल ट्रैक्स को क्या है प्री रिकॉर्डेड सैंपल से क्या है जनरेट करता है। एक है AIVA, इट यूजेस एआई एल्गोरिथम्स टू कंपोज ओरिजिनल म्यूजिक इन वेरियस जॉनर्स एंड स्टाइल्स। ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल म्यूजिक को अलग अलग जॉनर्स में वो जो है प्रोड्यूस करेगा।
कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर हम देखें तो जनरेट करने के लिए 3D जो मॉडल्स है वो सारी चीजें, जैसे कि ये हेल्प करता है जो गेम डेवलपर्स होते हैं उनको। हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स में जो मेडिकल इमेजेस है उनको क्या है नए तरीके से जनरेट करने में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स में अगर हम देखें तो इट कैन हेल्प ऑप्टिमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स में भी क्या है यूज है एआई का। अगर हम कंसर्न देखें तो एक्यूरेसी है सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो है ये है कि मान लो कि हम एक हमने बोला भी कि भाई कोर्ट में हम यूज भी कर सकते हैं कि जजमेंट के लिए भी एआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन यही है कि क्या ये एक एआई एक ह्यूमन जज के रिप्लेसमेंट का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्यूरेसी नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक जज जो है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट पे एक प्री डिफाइंड या पहले से ही क्या है कि प्रोग्राम्ड एक लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्राम्ड एक ऑपरेशन नहीं करना है उसको क्या है स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करना है। तो एआई जो है कई बार इसमें फेल भी हो सकता है। पार्टीशन जीआई ए मॉडल्स, ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता है एंड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग सोसाइटल बायसेस की जो एक तरीके से क्या है जो जैसे मान लो कोई डेटा इनफीड किया गया उसके अंदर, तो हो सकता है कि वो एक रीजनल स्पेसिफिक होगा, तो उस रीजन में क्या है कि दूसरी जगह अगर उसको यूज किया जा रहा है तो हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर सकता है। प्राइवेसी कंसर्न तो रहता ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यही है कि जैसे फेक न्यूज वगैरह का प्रमोशन जो है या फेक न्यूज जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो किया जा सकता है। ऑटोमेशन एंड लोअरिंग जॉब, कि अगर ज्यादा हम यूज करने लगेंगे तो ओवरऑल क्या है जो जॉब क्रिएशन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए कंसर्न्स हो गए हमारे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या बेसिकली इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पॉइंट जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो आज के न्यूज में इतना ही था। तो थैंक यू सो मच एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन फ्रॉम दिस चैनल दैट इज नेम्ड एज अननोन आईएएस, एंड ये इसका क्या है यूजर नेम है अननोन आईएएस अंडरस्कोर आईएएस, ठीक है। तो अननोन अंडरस्कोर आईएएस जो है इससे आप क्या है आप देख सकते हैं, और इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड